हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन चंद्रा और स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल जीएस वर्ल्ड पर। आज का हमारा टॉपिक है मुगलकालीन आर्थिक व्यवस्था भाग 2। इससे पहले वाले वीडियो में भाग 1 में हम लोगों ने मुगल काल की आर्थिक व्यवस्था के तहत कृषि व्यवस्था को और उद्योग के कुछ अंशों को अध्ययन करने का काम किया था। और आज हम लोग उद्योग के कुछ भाग जो बचे हुए शेष रह गए थे और व्यापार एवं वाणिज्य का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। इसको हम लोग भाग 2 नाम लिख देते हैं, भाग 2। ठीक है। हम लोगों ने पिछले वीडियो को कहां पर छोड़ा था कि चमड़े का मुगल काल में चमड़े का उद्योग भी काफी उन्नत अवस्था में था। चमड़े का बड़े स्तर के लोग, राजे महाराजे, सामंत, ठाकुर, ये लोग जो कपड़े पहनते थे, जूते पहनते थे, इन लोग का जो पहनावा होता था, ओढ़ावा होता था, इसमें अधिकतर चमड़ों का इस्तेमाल किया जाता था। तो चमड़ों के भी उन्नत किस्म के आपको जैसे जैकेट होते हैं, कोट होते हैं, जूते होते हैं, चप्पल होते हैं, बैग होते हैं आदि बनाए जाते थे। तो मुगल काल तो ऐसे ही थे, रईसी में बहुत बड़े लोग थे वो लोग। तो इन उस समय चमड़े का उद्योग भी इसीलिए उन्नत अवस्था में था। ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने पिछले वीडियो को समाप्त किया था। अब आते हैं कुछ अन्य उद्योग एवं उसके क्षेत्र। मुगल काल में कुछ अन्य उद्योग भी थे जो काफ़ी फेमस थे और उसका क्षेत्र जो किसी खास क्षेत्र से संबंधित रखते थे। जैसे पहला है गुड़ एवं चीनी उद्योग। गुड़ एवं चीनी उद्योग ये भारत के परंपरागत उद्योग कहे जा सकते हैं। गुड़ एवं चीनी उद्योग ये भारत के परंपरागत उद्योग कहे जा सकते हैं, क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ गुड़ का इस्तेमाल बड़े ही प्यार से किया जाता है, बड़े ही चाव के साथ खाया जाता है। ठीक है। तो गुड़ एवं चीनी का जो उद्योग था वो एरिया था बंगाल, गुजरात और पंजाब। और गुड़ या चीनी जो किस चीज से बनता है, तो यह बनता है गन्ना से, गन्ना या ईख। भारत में इसका बहुत ऊंचे स्तर पर इसका उत्पादन किया जाता है, बहुत बड़े स्तर पर इसका उत्पादन किया जाता है ईख एवं गन्ने का। अब आते हैं, दूसरा है महत्वपूर्ण उद्योग मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन, तो मिट्टी के बर्तन के लिए कुछ प्रसिद्ध क्षेत्र थे। दिल्ली, बनारस और चुनार। इसी प्रकार रेशम उद्योग, तीसरा नंबर रेशम उद्योग, जो भारतीय वस्त्र उद्योग का एक ही भाग था। और भारतीय वस्त्र उस समय काफ़ी प्रसिद्ध थे और भारतीय वस्त्र का जो बाजार था पूरा का पूरा यूरोप था और सूती वस्त्र का निर्यात काफ़ी ऊंचे स्तर पर किया जाता था। तो रेशम उद्योग से संबंधित जो क्षेत्र थे, प्रसिद्ध क्षेत्र, वह आगरा, लाहौर, दिल्ली, ढाका और बंगाल। रेशम उद्योग भारत में काफी विकसित स्तर पर थे, लेकिन फिर भी भारत में रेशमी कपड़ों का आयात होता था। तो क्यों होता था? क्योंकि यहाँ के जो शासक थे उसे विदेशी रेशम के कपड़े पसंद आते थे। यहाँ के जो सामंत थे, राजे थे, महाराजे थे, मुगल बादशाह के फैमिली मेंबर, इन लोगों को विदेशी रेशमी कपड़े पसंद आते थे, जो इन लोगों की पूर्ति के लिए भारत में रेशमी कपड़ों का विदेशों से आयात किया जाता था। भारत में रेशम उद्योग उन्नत अवस्था में थे, फिर भी रेशमी कपड़ा विदेशों से मंगाया जाता था। मंगाया जाने का मतलब हो गया आयात। रेशमी कपड़ों को पटोला कहा जाता था, पटोला कहा जाता था। उस समय रेशमी कपड़ों को क्या कहा जाता था? तो पटोला। अब आते हैं
तांबे की खान राजस्थान में पाया जाता था, जो वर्तमान में भी है। वर्तमान में भी तांबे का सबसे अधिक उत्पादन राजस्थान से ही होते हैं, उस समय भी होते थे। और मध्य भारत में भी तांबे का उत्पादन होता था, मध्य भारत से भी तांबे का उत्पादन होता था। अब आते हैं हीरा। हीरा गोलकुंडा और छोटा नागपुर की खानों से प्राप्त होता था। उस समय हीरा कहां से प्राप्त होता था? तो गोलकुंडा और छोटा नागपुर की खानों से प्राप्त होता था। हम यहीं पर इस बात को भी रखते हैं, क्योंकि अभी जो वर्तमान में भारत में हीरा पाया जाता है वह एमपी के यानी मध्य प्रदेश के पन्ना नामक जगह से पाया जाता है, निकाला जाता है। और उस समय हीरे का खुदाई कहाँ होता था? गोलकुंडा और छोटा नागपुर में। ठीक है। विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा। कोहिनूर हीरा गोलकुंडा की खान से ही प्राप्त हुआ था। तो गोलकुंडा की खान से कौन सा हीरा प्राप्त हुआ था? तो विश्व का सबसे फेमस हीरो में से एक कोहिनूर हीरा। ठीक है, जिसे मीर जुमला ने शाहजहां को भेंट किया था। इसकी एक अलग कहानी है कोहिनूर हीरा की। ये तो हुमायूं को ही प्राप्त हो गया था पानीपत के युद्ध के बाद, लेकिन यह फिर से हुमायूं जब ईरान गया तो फिर वहीं पर कोहिनूर हीरा दे दिया वहां के शासक को। उसके बाद मीर जुमला उसको फिर जब इंडिया में आएगा तो वह शाहजहां को फिर से भेंट करेगा। ठीक है, तो फिर यह शाहजहां ने उसे अपने तख्ते ताउस पे लगाएगा। और छोटा नागपुर की खान, ये छोटा नागपुर की खान आपको झारखंड में है। छोटा नागपुर का जो पठार है वो झारखंड में है। छोटा नागपुर के पठार के बारे में कहा जाता है कि यह दुनिया की हर तरह की खनिज यहाँ पाई जाती है। धात्विक खनिज, दुनिया के हर तरह के धात्विक खनिज भी यहाँ पाई जाती है। और भारत का यह रूढ़ प्रदेश है, खनिजों के मामले में रूढ़ प्रदेश है। यहाँ भारत के कुल खनिजों का 40% खनिज पाया जाता है छोटा नागपुर के पठारों में। तो इसके बारे में आपको पता चल ही गया। और हीरा भी उस समय मध्यकाल में, मुगल काल में छोटे नागपुर की खान से निकाला जाता था। इत्र, समझ रहे हैं? इत्र का मतलब परफ्यूम, सुगंधित तेल, गुलाब जल, जैसी वस्तुओं के उत्पादन में जौनपुर और गुजरात प्रसिद्ध था। इत्र के बारे में आपको पता होना चाहिए। इत्र का आविष्कार किसने किया था? तो अस्मत बेग ने किया था। कौन किया था? अस्मत बेग, जो नूरजहां की मां थी। इसने गुलाबों के पंखुड़ियों से रस निकालकर इत्र का निर्माण करने की कला इजाद की थी। समुद्री जहाजों का निर्माण मुगल काल में उन्नत नहीं था। मुगल काल में समुद्री जहाजों का जो निर्माण था वो ज़्यादा उन्नत नहीं था, क्योंकि कहा जाता है कि अकबर ने इसके लिए विभाग तो बनाया था। अकबर ने इसके निर्माण के लिए एक अलग विभाग बनाया था, लेकिन ज़्यादा इस पर कार्य नहीं हुआ था, क्योंकि अकबर ज़्यादा समय अपने स्थल वाली भूमि को जीतने में ही लगा दिया। और कहते हैं कि अकबर का अगर समुद्र में कोई काम होता था मुगल साम्राज्य का, तो पुर्तगालियों को उसके बदले में लेवी भी देना पड़ता था, क्योंकि उसके भारतीय समुद्र का पराधिकार किसका था उस समय? पुर्तगालियों का। और अकबर ने सर्वप्रथम गुजरात अभियान के तहत उसने पुर्तगालियों से मिला भी था और जहाज पर चढ़कर समुद्र का भ्रमण भी किया था, और पहली बार समुद्र भी उसी समय देखा था। लेकिन अकबर के बाद अंतिम मुगल बादशाह औरंगजेब, कौन से रूप से अंतिम बोल रहे हैं हम लोग? यह सबसे अंतिम महत्वपूर्ण शासक था। इसके बाद तो तत्कालीन मुगल आ जाते हैं। तो औरंगजेब ने अबिसिनियाइयों तथा जंजीरा के सिदियों के सहायता से एक नौसेना तैयार की थी। और यही नहीं, औरंगजेब की जो एक बहन थी, औरंगजेब की एक बहन थी, बहन तो तीन थी,
रोशनारा, जहांआरा और गौहरनारा। तो इसमें जो सबसे बड़ी बहन थी जहांआरा, भले ही इसके खिलाफ उत्तराधिकारी युद्ध में भाग ली थी औरंगजेब के, लेकिन औरंगजेब ने अपने पिता की मृत्यु के बाद, यानी शाहजहां की मृत्यु के बाद, जब जहांआरा सार्वजनिक जीवन में प्रवेश पाई तो औरंगजेब ने उसे बड़े सम्मान के साथ साम्राज्य की प्रथम महिला की उपाधि के साथ उसे स्थापित कर दिया, जहांआरा को। और जहांआरा के बारे में कहा जाता है कि उसके नाम से एक जहाज भी पानी का जहाज भी चलता था, जिसका नाम था साहिबा। और जो ब्रिटेन के क्या कहते हैं उसको, ब्रिटेन फ्रांस के साथ व्यापार का काम करता था वो जहाज। और सूरत जो बंदरगाह था, सूरत बंदरगाह, उसकी पूरी की पूरी आमदनी जहांआरा के खाते में आती थी। और उस समय जहांआरा के खाते में अभी के हिसाब से 1.5 अरब एक साल का आमदनी होता था, 1.5 अरब। तो औरंगजेब ने नौसेना तैयार की थी, किसके नेतृत्व में? तब सिनियाइयों और जंजीरा के सिद्दियों के सहायता से एक कुशल नौसेना की तैयारी की थी। इसके बाद तो जो मुगल शासक होंगे वो कमजोरी होंगे, इसलिए ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। अब आते हैं व्यापार। मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का अंतिम और महत्वपूर्ण भाग व्यापार। क्योंकि किसी भी साम्राज्य हो, कोई भी साम्राज्य हो, कोई भी देश हो, अगर उसका व्यापार उन्नत अवस्था में होगा तो जरूर ही उन्नत होगा, उसका साम्राज्य की आर्थिक व्यवस्था अच्छी होगी। कहा जाता है कि अकबर के समय में पूरी दुनिया का जो अर्थव्यवस्था था, अकबर के समय में पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था था, उसका 1/4 भाग का हिस्सेदार था भारत। इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था थी भारत की मुगल काल में। और व्यापार वाणिज्य में भी मुगलों का काफ़ी योगदान था। और ये जो व्यापार होते थे ये मुगलों के पक्ष में होते थे। और जब व्यापार आपके पक्ष में होगा तो आपका विकास दिन दूना रात चौगुना होगा। तो जिस भी साम्राज्य का, जिस भी राजा का व्यापार उसके अनुकूल होता है, उसके साम्राज्य का विकास होता है। तो आइए हम तो देखते हैं कि क्या आयात होते थे, कि क्या निर्यात होते थे मुगल काल में। तो मुगल काल में आयात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं थी। आयात का मतलब लोग समझ ही रहे हैं, जो हम विदेशों से या दूसरे जगहों से मंगाते हैं उसे आयात कहते हैं। और हमारा जो सामान है, वस्तु है, हम किसी दूसरे के हाथों बेचते हैं तो वो हमारा निर्यात कहलाता है। तो आयात, तो फ्रांस से ऊनी वस्त्र आते थे, फ्रांस से ऊनी वस्त्र आते थे। कहाँ से? फ्रांस से। इटली और फारस से रेशम आते थे। इटली और फारस से कौन सा क्या आते थे? रेशम आते थे। फारस से कालीन आते थे। मध्य एशिया तथा अरब से अच्छी नस्ल के घोड़े आते थे। जो अच्छे किस्म के घोड़े होते थे वो अरब में ही पाए जाते थे। यही कारण है कि सेना में जो घोड़े की जरूरत होती थी वो अरब से ही मंगाए जाते थे। चीन से कच्चा रेशम मंगाया जाता था, चीन से कच्चा रेशम मंगाया जाता था। एवं सोने चांदी का भरपूर रूप से आयात होता था। हमारे यहाँ सोने चांदी का भंडार काफ़ी कम था, लेकिन भारत सोने का चिड़िया कहा जाता था। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो सोने चांदी विदेशों से आते थे, क्योंकि हमारा निर्यात ज़्यादा होता था, आयात कम होता था, इसके बदले में हमको सोना चांदी मिलता था। तो सोना चांदी जो हमारे देश में आता था वो हमारे देश की दलदल रूपी दलदल में फंस जाता था और फिर निकलता नहीं था। यही कारण है कि मुगल काल में दुनिया का अधिकतर सोना चांदी भारत में आने लगा और दुनिया की जो अर्थव्यवस्था वो चौपट होने लगी और भारत की अर्थव्यवस्था काफ़ी उन्नत थी। तो हम लोग जब इस बात को पढ़ेंगे कि क्यों अंग्रेजों ने, क्यों पुर्तगालियों ने, जब भारत में व्यापारिक कंपनियों का आगमन होगा तो क्यों उसने भारतीय राजस्व से ही
भारतीय वस्तु खरीद कर विदेश भेजा जाने लगा। तो इसका कारण भी यही है, क्योंकि उन लोग के पास अब सोना चांदी बचेगा ही नहीं, और वहाँ के जो बैंक होंगे, सेंट्रल बैंक, वो सोना चांदी अब व्यापारियों को देने से मना करेंगे और उसके लिए अलग विकल्प खोजने का उसको बोलेंगे कंपनियों को। तो कंपनी भारतीय राजस्व को प्राप्त करने के लिए ही वो तिरकमबाजी करने लगती है और राज पर अधिकार करने लगती है, और अंत में जो हमारा दुर्दशा होता है वो तो आप देख ही रहे होते हैं। अब मुगल काल में निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं थी सूती कपड़ा। सूती कपड़ा का जो निर्यात होता था ये सबसे ज़्यादा होता था। कहते हैं यूरोप के घर घर में सूती कपड़ा था, भारतीय सूती कपड़ा का उपयोग होता था। यूरोप के घर घर में भारतीय सूती कपड़ा का उपयोग होता था। नील, अफीम, मसाले, चीनी, सोडा, काली मिर्च, नमक। इसमें आप लोग देखेंगे काली मिर्च है, मसाले हैं, ये तो यूरोपीय देशों की एक प्रकार कहेंगे जरूरी वस्तुएं थी जो कि उसको भारत से प्राप्त करना था, उसकी आवश्यकता थी। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा उत्पादन होता था, इसलिए उसको निर्यात करते थे हम लोग। सोडा, बहुत समय पहले, चाहे कुछ समय पहले भी कह सकते हैं, सोडा का जो उपयोग होता था वो कपड़ा को धोने में किया जाता था, कपड़ा को धोने में, साफ करने में। अभी तो सर्फ आ गए हैं, विभिन्न प्रकार के सर्फ, डिटर्जेंट पाउडर, तो उसका उपयोग हम लोग करते हैं। लेकिन उस समय जब इसका इस्तेमाल नहीं था तो सोडा का उपयोग ही कपड़े को धोने में किया जाता था। और सोडा के उत्पादन में बिहार का मुख्य योगदान था। इसीलिए कहते हैं जब बिहार आएंगे व्यापारी कंपनी, तो उसको जो बिहार से निर्यात वो खरीदेगा तो सोडा ही ज़्यादा खरीदेगा, सोडा के लिए ही आएगा वो। ठीक, यहाँ देखेंगे हम लोग सोडा का उत्पादन मुख्यतः कोरोमंडल तट और बिहार से किया जाता था। अब आते हैं व्यापार होते हैं, तो व्यापार दो तरह से होते थे। उस समय हवाई मार्ग तो थे नहीं, इसलिए स्थल मार्ग और समुद्री मार्ग यानी जल मार्ग। तो स्थल मार्ग से दो महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग थे। स्थल मार्ग से दो महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग थे। पहला था लाहौर से काबुल, दूसरा था मुल्तान से कंधार। ये महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग थे जहाँ से मुगल काल में विदेशों से व्यापार होते थे, आयात एवं निर्यात। उसके बाद जल मार्ग थे, यानी कि बंदरगाह के जरिए ही होते हैं। तो उस समय के प्रसिद्ध बंदरगाह थे चटगांव, सोनारगांव, चौल, बसीन, चीन, नागापट्टनम। ये उस समय के मुगल काल के प्रसिद्ध बंदरगाह थे जहाँ से विदेशी व्यापार होते थे। ठीक है, इसके बाद राज जो थे यानी कि मुगल बादशाह आयात एवं निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर 3.5% व्यापारिक कर चुंगी के रूप में लेता था। यानी कि हम कोई भी वस्तु का आयात करें या निर्यात करें, हम किसी भी वस्तु का आयात करें या निर्यात करें, उस पर 3.5% टैक्स चुंगी के रूप में हमें सुल्तान को या बादशाह को देना होता था। ये मुगल काल की पॉलिसी थी। अब आते हैं 18वीं शताब्दी में बंगाल और गुजरात में एक नई प्रथा का जन्म हुआ जिसको कहा जाता है ददनी प्रथा। ददनी प्रथा के बारे में संक्षिप्त रूप से यहाँ देख लीजिएगा। अग्रिम संविदा या पेशगी कहा जाता है, ठीक है, जिसके अंतर्गत दस्तकारों को विशेषकर जुलाहों को अग्रिम पेशगी देकर एक करार किया जाता था। इसका मतलब आप लोग समझे? मतलब कि कोई जुलाहा है या कोई दस्तकार है जो कारीगरी अपने वस्तुओं का उत्पादन करता है, तो उसे खरीदने वाले एडवांस दे देते थे। एडवांस दे देते थे कि आप इतने दिनों तक मेरा या इतने पीसेज आप मेरे लिए उत्पादन कर दीजिए। उसको कहा गया ददनी प्रथा। शुरुआत कहाँ हुआ था? बंगाल और गुजरात में। इसको भूलेंगे नहीं, एग्जाम में आपको बराबर पूछे जाते हैं सवाल सब। ददनी प्रथा क्या है? तो यह क्या है? अग्रिम पेशगी है, जो हम लोग उसको एडवांस कर सकते हैं। नहीं होता है एडवांस ले लो, मेरा काम कर दो, 1 दिन में कर दो, 2 दिन में कर दो, 5 दिन में कर दो, 1 महीना में कर दो,
जैसा काम है उसी अनुसार उसको समय देते हैं। अकबर ने आंतरिक व्यापार पर लगने वाला जो कर था, राहदरी शुल्क को समाप्त कर दिया। क्योंकि जो आंतरिक व्यापार में अगर टैक्स लगते हैं तो व्यापार को हानि पहुंचते हैं, अर्थव्यवस्था का विकास नहीं होता है। अगर जितना आंतरिक व्यापार खुला होगा, व्यापार उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था उतना ही ज़्यादा फले फूलेगा। मुगल काल के व्यापार एवं वाणिज्य को देखते हुए, मुगल काल की आर्थिक व्यवस्था को देखते हुए, उस समय के प्रसिद्ध इतिहासकार थे फ्रांसिस बर्नियर, जो औरंगजेब के निजी चिकित्सक थे। ये फ्रांस के रहने वाले थे और इन्होंने कहा है कि मुगल काल में सोने चांदी का आयात इतना बढ़ गया था कि विश्व के प्रत्येक भागों में चक्कर लगाने के बाद सोना चांदी भारत के दलदल में दफन हो जाता था, यानी यहाँ से निकलता ही नहीं था। क्योंकि हम लोग की जो आमदनी थी वो सरप्लस थी, तो जो पैसा आते थे वो यहीं पे छुप जाते थे, जिससे सारी विश्व की अर्थव्यवस्था क्या हो गई, डामाडोल हो गई। और यही जो कारण है कि व्यापारिक कंपनियां भारतीय भूभाग पर अधिकार करने के लिए विवश हो जाएगी, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं होगा। तो ये रहा मुगल काल की आर्थिक व्यवस्था, जिसका हम लोगों का अध्ययन 2 भागों में या 2 वीडियो में कर लिया है। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे।